हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। आई होप आप पूरी स्ट्रीक को फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 6 तक हम आ चुके हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो हमें फंडामेंटल राइट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। जिस भी एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सिलेबस होता है, आप देखेंगे अराउंड 70-75% क्वेश्चंस ना इन फंडामेंटल राइट्स के अराउंड ही कहीं ना कहीं आपको सराउंडेड देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनदर सेट ऑफ राइट्स, दैट इज राइट टू फ्रीडम। जी हाँ, हमें बोलने का अधिकार, भारत में हर जगह घूमने का अधिकार, कहीं पे भी रिसाइड या सेटल होने का अधिकार, ट्रेड, कॉमर्स या इंटरकोर्स या कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करने का अधिकार, ये आर्टिकल हमें आर्टिकल 19 में देता है। और उसके अलावा भी अन्य आर्टिकल्स भी हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड एंड आई एम clearly visible and audible to all of you. Without any further ado, let us just begin with the video. And yes, I am watching all your guys comments जो आप लोग केस लॉज के नाम बताते हो, आंसर्स देते हो, तो अच्छा लगता है। क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्या होता है ना, इंटरेक्शन उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो हमें बैचेस में जब क्लास होती है तो एक अलग माहौल होता है, क्लास में इंटरेक्शन होता है, भाई हम लोग कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, कई बार हंसी मजाक हो जाता है। लेकिन रिकॉर्डिंग में ऐसा लगता है कि बस अपने आप से बातचीत हो रही है। तो बढ़िया लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, अच्छा लगता है। तो इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, राइट टू फ्रीडम हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, बेयर एक्ट यानी कि संविधान के का जो डॉक्यूमेंट है, जो आर्टिकल्स दिए गए हैं पार्ट 3 के अंदर, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने, यानी कि जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आप अपनी बेयर एक्ट रखिए, आर्टिकल 19 ओपन करिए और बेयर एक्ट से रीड करिए जो बेयर प्रोविजन है। ठीक है, एटलीस्ट उसको तो आप रीड करिए। राइट टू फ्रीडम के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। बेयर एक्ट में जब आप देखोगे तो आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। यानी कि हर इंसान के पास अपने कन्विक्शंस, अपने ओपिनियन जो है वो रखने का अधिकार है। यहाँ पे चाहे ओरली रखे, चाहे रिटन रूप में, रिटन फॉर्म में रखे या प्रिंटेड फॉर्मेट में रखे, पिक्चर्स के रूप में आप अपनी आइडियोलॉजी, इनोवेशंस कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं देश में, इनोवेशंस, नए नए आइडियाज, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आती हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, हम अपने आप को किस तरह से दर्शा रहे हैं। कई बार एक्सप्रेस करने में इंसान बहुत ज्यादा इधर उधर बह जाता है। तो एक्सप्रेशन इज अ वेरी वाइड टर्म जो एक इंसान की पर्सनैलिटी, उसका बोलने का तरीका, वो किस तरह से अपने ओपिनियंस, अपने माइंडसेट को सामने रखता है, ये सारी चीजें एक्सप्रेशन के अंदर आती हैं। अब कई बार क्वेश्चन उठता है, क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि जो मीडिया का अधिकार है, मीडिया इज नोन एज द 4th पिलर ऑफ एनी डेमोक्रेसी। यहाँ पे इंडिया में तो बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है मीडिया को। कई बार हम लोग ने देखा है दोस्तों, मीडिया ट्रायल भी होता है। तो जैसे अभी अतुल सुभाष के केस में ऐसा बोला जा रहा था, जैसे जो भी लोग अतुल के फेवर में बोल रहे थे, तो ऐसा हो रहा था कि एक मीडिया ट्रायल हो रहा है, उसकी वाइफ की फैमिली का मीडिया ट्रायल हो रहा है। तो मीडिया ट्रायल क्या होता है, यानी कि कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट या अक्विट डिक्लेयर करने से पहले जब मीडिया आरोपी को या अक्यूज पर्सन को या वो जो जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल करी गई उसको डिक्लेयर कर देती है कि भाई तुम ही ने करा है, ये उसको कहते हैं मीडिया ट्रायल। अब मीडिया ट्रायल या मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है हमारी कंट्री में, हम जितनी भी आप पॉपुलेशन देखोगे ना, अराउंड 80 से कहूँगी मैं 90% पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया पे डिपेंडेंट है, मीडिया को सुनती है टीवी के रूप में, मोबाइल फोन के रूप में। तो वी आर वेरी मच कनेक्टेड विथ, इन इंडिया स्पेशली, विथ मीडिया। वी आर वेरी मच रिलाइंग ऑन द मीडिया, वी लिसन टू व्हाट मीडिया इज सेइंग। माइट भी हम अपने ओपिनियंस वैसे फॉर्म ना करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं मीडिया से, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मीडिया से। तो मीडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर इन आवर डेमोक्रेसी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी
बहुत सारे क्रिटिक्स ने हमारे देश को देख के बोला कि भाई इनकी कंट्री में जो फोर्थ पिलर कहा जाएगा डेमोक्रेसी का वो है मीडिया। तो क्या मीडिया का कोई राइट है? क्या मीडिया का कोई राइट कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड राइट है? जी हाँ, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर हमने प्रेस का फ्रीडम यानी कि मीडिया की राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है स्टार्टिंग से ही। सो द लिबर्टी ऑफ प्रेस यानी कि फ्रीडम मीडिया के पास होना चाहिए। किस चीज का फ्रीडम होगा? मीडिया क्या करेगा? न्यूज़पेपर छापेगा ना, तो प्रिंट करने का, पब्लिश करने का वो मीडिया के पास उसका अधिकार है और उसके लिए किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक सेटल्ड लॉ है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर है वो लिबर्टी ऑफ प्रेस को दोस्तों इंक्लूड करता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर बात करी जाए उसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर मेंशन किया गया, लेकिन हमारे संविधान में जैसा मैंने आपको बताया एक्सप्लिसिटली, यानी कि आपको वो डॉक्यूमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि मीडिया के ये राइट्स हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। द कोर्ट्स हैव एक्सप्लेन्ड दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन इंक्लूडेड। ये हमने जुडिशरी के हेल्प से जाना कि हाँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर बिल्कुल आता है। अब इससे रिलेटेड हमारे जो केस लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो केस लॉज की मैंने देखा एक स्टूडेंट है जिसका कहना ये है कि मैम रीसेंट केसेस भी बताइए। मैंने रीसेंट केसेस का रेफरेंस आपको प्रीवियस हर एक सेशन में दिया हुआ है, बट रीसेंट केसेस को जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था आपको खुद उसके ऊपर मेहनत करनी है। जैसे आपने दाविंदर सिंह वाला केस जो मुझे बताया जब हम रिजर्वेशंस की बात कर रहे थे, तो उसी तरह से आप लोग एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखिए रीसेंट केसेस की, क्योंकि अभी करेंटली मैं दिसंबर 2024 में ये सेशंस बना रही हूँ। आई एम वेरी श्योर कि 1 साल बाद 2 साल बाद भी कैंडिडेट्स होंगे, 10 साल के बाद भी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मेरे लेक्चर्स हमेशा अवेलेबल होंगे। तो जो 10 साल के बाद देख रहे होंगे उनके लिए जो आज मैं केस बताऊंगी दविंदर सिंह का केस, उनके लिए क्या हो जाएगा? उनके लिए एक लैंडमार्क ओल्ड केस हो जाएगा। तो आपको रीसेंट केसेस पे देखिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आए दिन सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई डिफरेंट ओपिनियन रखेगा, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स कुछ ना कुछ डिफरेंट ओपिनियन रखेंगे। दिस इज योर ड्यूटी, यू हैव टू मेंटेन अ डायरी। हर एक सब्जेक्ट के आप एक हेडिंग्स डाल लीजिए, आईपीसी सॉरी बीएनएस, बीएनएसएस एविडेंस का आपका बना लीजिए, बीएसए, और आप कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स के हेडिंग्स डाल दीजिए और जो जो केस लॉ आए उसको आप डालते जाइए। उसमें जो भी आपके आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो वो केस उठा के अपने आंसर राइटिंग में शामिल कर लीजिए। ये तरीका होना चाहिए है, ठीक है। तो अब फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड केसेस हमें कैसे पता चला कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर इंक्लूडेड है, ये हम केस लॉज के माध्यम से जाने। जैसे कि रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का दोस्तों केस था, वेरी वेरी लैंडमार्क केस। सॉरी, द नोटिफिकेशन बैनिंग एंट्री इनटू द सर्कुलर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट ऑफ मद्रास में और एनी पार्ट देयर ऑफ, न्यूज़पेपर का नाम क्या था? क्रॉसरोड्स, पब्लिश्ड एट बॉम्बे। ये इनवैलिड डिक्लेयर किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इट वाज विदाउट लिबर्टी ऑफ सर्कुलेशन, द पब्लिकेशन वुड बी ऑफ लिटिल वैल्यू। तो इस केस में हुआ क्या था कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि क्रॉसरोड्स न्यूज़पेपर जो है उसका सर्कुलेशन, सेल या उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट ऑफ मद्रास में या किसी भी पार्ट में वो बैन किया जाएगा। इसको जो है इनवैलिड डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापड़ के केस में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा विदाउट लिबर्टी ऑफ सर्कुलेशन, पब्लिकेशन का क्या वैल्यू? अगर आप कोई चीज पब्लिश कर रहे हो बट आप उसको बांटने का, बेचने का अधिकार ही नहीं दे रहे हो तो क्या फायदा? तो इसके अंदर रोमेश थापड़ का केस सबसे पहले याद रखिएगा। साकल पेपर्स का केस 1962 का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। इसमें क्या हुआ? डेली न्यूज़पेपर था, प्राइस एंड पेज ऑर्डर 1960 एक एक्ट था। इस एक्ट ने क्या किया दोस्तों? फिक्स कर दिए क्या? नंबर ऑफ पेजेस, फिक्स्ड द नंबर ऑफ पेजेस एंड साइज कि न्यूज़पेपर के कितने पेजेस आप छाप पाओगे, क्या साइज होगा ये जी, और इसका प्राइस भी दोस्तों चैलेंज किया गया था। तो किस साइज का होना चाहिए, कितने पेजेस होने चाहिए और क्या प्राइस होना चाहिए, ये सारी चीजें लिमिट कर दी थी 1960 के इस कानून ने। इसको पिटिशनर ने चैलेंज किया,
कि ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इन्फ्रिंज द लिबर्टी ऑफ प्रेस। ये साकल पेपर्स के केस में हुआ था 1962 में। फिर आइएगा एक और बहुत ही जरूरी केस है दोस्तों, ये है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, 1958 का केस है ये। The validity of the Working Journalists Act 1955 was challenged in this case. The act was enacted, why? To regulate the condition of service of persons who are employed in newspaper industries. यानी कि उनको क्या पेमेंट मिलेगा, क्या ग्रेच्युटी मिलेगी, क्या आवर्स, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, लीव कैसे होगी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस क्या क्या होंगे, सब कुछ इस एक्ट के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स के केस में इस कानून को कहा वैलिड है, एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट द प्रेस वाज नॉट इम्यून। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्रेस जनरल लॉज या ऑर्डिनरी फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन से रिलेटेड, या अगर आप जनरल रूल्स ले डाउन कर रहे हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स ले डाउन कर रहे हो, क्या लीव होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस क्या होने चाहिए, अगर ये सारी चीजें कोई एक्ट में बताई जा रही हैं जो जनरली किसी भी एक्ट के वॉयलेटिव नहीं हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वॉयलेटिव नहीं हो रहा है, तो अगर आप उसको चैलेंज करोगे तो भी हम उस एक्ट को वैलिड डिक्लेयर करेंगे। ये एग्जाम्पल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया। एक और केस मैं आपको बताऊंगी, बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1973 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा the freedom is not only in the volume of circulation but also in the volume of news and views। इसके लिए भी फ्रीडम है कि आप जितना प्रचार करना चाहें, जितने लोगों तक पहुंचना चाहें, आप पहुंच सकते हैं। The press has the right of free propagation and free circulation without any previous restraint। कोई लिमिटेशन नहीं है, सर्कुलेट करिए अपना मैटर, अपना मटेरियल, और बराबरी से अपने आइडियाज को प्रोपगेट करिए। इफ अ लॉ वाज टू सिंगल आउट प्रेस फॉर लेइंग डाउन प्रोहिबिशन बर्डन्स ऑन इट एंड दैट वुड रिस्ट्रिक्ट द सर्कुलेशन, दिस वुड वायलेट आर्टिकल 19(1)(a। और ये आर्टिकल 19(2) के अंदर मैं आपको अभी दिखाऊंगी क्या क्या लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा कोई भी मूल अधिकार ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट नेचर का हो, है ना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट इन नेचर, हर राइट पे रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर सर्कुलेशन पे रोक लगेगी, फ्री प्रोपगेशन पे रोक लगेगी, तो ये आर्टिकल 19(1)(a) के वॉयलेटिव हो जाएगा। और आप ये भी नहीं कह पाओगे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमने इन पे रोक लगाई, नहीं। ये बेनेट कोलमैन के केस में क्लियर कर दिया। अब कमर्शियल एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कई बार पूछा जाता है, तो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड मैं आपको बताती हूं। यस, ये देखिए, हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का दोस्तों ये केस है। इन दिस केस पार्लियामेंट इनैक्टेड अ लॉ विथ इन व्यू टू कंट्रोल एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स इन सर्टेन केसेस। एक्ट वांटेड टू कंट्रोल एडवर्टीजमेंट, एक तरह से कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया गया था। इस केस में पिटिशनर ने आर्ग्यू किया दिस एक्ट हैज इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन एडवर्टीजमेंट एंड रिजल्टेड इनटू इंफ्रिंजमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस केस में कोर्ट ने कहा एडवर्टीजमेंट इज नो डाउट अ फॉर्म ऑफ स्पीच, एक तरह से स्पीच का फॉर्म है एडवर्टीजमेंट या एड्स जो आते हैं, बट इट्स ट्रू कैरेक्टर, उसका जो ट्रू नेचर, ट्रू कैरेक्टर है, उसके ऑब्जेक्ट से, क्यों वो एडवर्टीजमेंट बनाया गया उसके ऑब्जेक्ट से पता चलेगा कि भाई आप मान के चलिए कोई जैसे रिवाइटल जैसी गोली है उसको प्रमोट कर रहे हैं, या आप कॉम्प्लान को प्रमोट कर रहे हैं, या आप मान के चलिए कोई दवाई है उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या चीज प्रमोट करी जा रही है उससे ट्रू कैरेक्टर नेचर पता चलेगा। इस केस में हमदर्द दवाखाने के केस में कहा एडवर्टीजमेंट प्रमोटिंग ड्रग्स एंड कमोडिटीज द सेल ऑफ विच इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट,
कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको बेचा जाएगा और वो पब्लिक इंटरेस्ट में सेफ नहीं है, सही नहीं है, could not be regarded as propagating any idea and could not be regarded as a freedom of press. Please remember this case. इस पे स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मैं देखिए स्पेशल फोकस कर रही हूँ उन केसेस पे, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, तो आपको जो मैं आज क्वेश्चंस दूंगी उन क्वेश्चंस में भी आपको इन केसेस को मेंशन करना है, ठीक है। फिर आइए आगे, टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम 1995 का केस है। ये भी केस पूछा जाता है प्रीलिम्स में। इस केस में कमर्शियल स्पीच के बारे में बात करी गई। कहा कमर्शियल स्पीच जो है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आती है, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। आर्टिकल 19(1)(a) प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू लिसन, सुनने का अधिकार है, रीड करने का अधिकार है, और साथ ही कमर्शियल स्पीच को जो है वो रिसीव करने का भी अधिकार है। ये प्रोटेक्शन दोनों रीडर को, रेसिपिएंट दोनों को अवेलेबल है, जो कमर्शियल स्पीचेस होती हैं। आगे आ जाइए दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया केस है। मैं कहना चाहूंगी के अब्बास का केस। इसको हम एक मूवी आई थी अभी कुछ समय पहले, केरला स्टोरी मूवी से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल में हल्ला हुआ था कि हम यहाँ पे बैन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में हुआ था। तो केरला स्टोरी से रिलेटेड आप चाहें तो इसको लिंक कर सकते हैं। के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस दोस्तों 1971 वो साल था जब ये केस हमारे सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। इस केस में क्या हुआ, हम जानते हैं यूए सर्टिफिकेशन होता है ना, कि अडल्ट्स के लिए मूवी है कि बच्चे भी देख सकते हैं। तो अनेबल टू गेट यू सर्टिफिकेट फॉर हिज फिल्म टेल ऑफ 4 सिटीज, के अब्बास क्वेश्चंस द वैलिडिटी ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। इस एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज किया along with the rules made thereafter। इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्लाह जी थे। उन्होंने यहाँ पे कहा आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ही लेड सम गाइडलाइंस फॉर देयर सेंसरशिप should not be exercised as to cause unreasonable and it is wrong to classify sex as essentially obscene or even indecent or immoral। ये सारी चीजें के अब्बास ने कही थी। सिनेमेटोग्राफ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इस केस में अपहेल्ड किया गया था, के अब्बास के केस में। और प्री सेंसरशिप कुछ गलत नहीं है, प्री सेंसरशिप होनी चाहिए, और कोई भी मूवी पब्लिक डोमेन में आने से पहले अगर उसको सेंसर कर दिया जाए या उसको चेक कर लिया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उस मूवी के अंदर कोई ऐसा सीन इतना ऑब्सीन है भी नहीं, उसके बाद भी अगर आप उसको सेंसर कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं राइट्स को वायलेट कर सकता। तो ये केस आपका मूवीज से रिलेटेड था, सेंसरशिप से रिलेटेड। फिर उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस जो कि आपकी बंद हड़ताल स्ट्राइक से रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो बंद एंड हड़ताल इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भरत कुमार 1998 का केस था। क्लियरली रीजन्ड आउट डिसीजन ड्रॉइंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बंद एंड हड़ताल। इस केस में द कोर्ट सीम्स टू हैव हेल्ड दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट, कि जो भारत बंद हो जाएगा, हड़ताल करने की कोई फंडामेंटल राइट नहीं। स्ट्राइक्स की बात करी जाए, द राइट टू गो ऑन स्ट्राइक हैज नॉट बी हेल्ड टू बी इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर हमने इंक्लूड नहीं किया। अदर लॉज के अंदर माइट भी आपके पास स्ट्राइक पे जाने का अधिकार हो सकता है या होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा। और अगर कोई ऐसा कानून है तो आपको उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। केस देखिएगा दोस्तों, टीके रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2003 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपार्ट फ्रॉम दी स्टैट्यूटरी राइट्स, अदर स्टैट्यूट्स के द्वारा जो राइट्स दी गई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन नॉट क्लेम दैट दे होल्ड सोसाइटी टू रैंसम बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक पे जाएंगे तो सोसाइटी पे तो खतरा है ना। टेकिंग अ टफ स्टैंड ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूजिंग स्ट्राइक एज अ वेपन मोस्टली मिसयूज रिजल्टिंग इन केओस होता है और पूरी तरह से मैल एडमिनिस्ट्रेशन होने लगता है। द लिबर्टी ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट स्टैंड्स ऑन नो हायर फुटिंग देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बराबरी से अधिकार मिला हुआ है प्रेस को भी,
एंड नो प्रिविलेज इज अटैच टू प्रेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी सिटीजन। जैसे मेरा अधिकार है उसी तरह से एक जर्नलिस्ट एक प्रेस वाले का अधिकार होगा। दस द प्रेस इज सब्जेक्ट टू जनरल लॉ ऑफ द लैंड एंड टैक्सेशन के लिए भी लायबल ठहराया जाएगा और रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज किए जाएंगे। ठीक है, तो टीके रंगराजन के केस को भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस ये भी है। और एक केस दोस्तों है आपका PUCL का केस, टेलीफोन टैपिंग से रिलेटेड है, 1997 का केस है ये दोस्तों। इस केस में कहा गया टेलीफोन टैपिंग इज एक्सरसाइजिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो टेलीफोन टैपिंग infringes 19(1)(a unless it falls within the ground of Article 19 Clause 2। यानी कि अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर नहीं आ रहा है तो टेलीफोन टेपिंग ठीक नहीं है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है या रिस्ट्रिक्ट। अब जिन क्लॉजेस की मैं बात कर रही थी या जिन रिस्ट्रिक्शंस की मैं बात कर रही थी, क्लॉज 2 इसके बारे में स्पेसिफाई करता है। Clause 2 of Article 19 specifies the limits up to which the freedom of speech and expression may be restricted। किस हद तक की, दोनों चीजें हैं, किस हद तक की आपकी राइट आपको अवेलेबल है और कब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज भी हम कर सकते हैं। ये लेजिस्लेचर के ऊपर लेजिस्लेचर को राइट देता है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे अंडर फॉलोइंग हेड्स। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 19 के अंदर 19(1)(a) से लेकर के 19(1)(g) तक की बहुत सारी राइट्स हैं। ठीक है, जब इतनी सारी राइट्स दी गई हैं, सबके अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। 19 क्लॉज 2 में 19(1)(a) के रिस्ट्रिक्शंस हैं। सिमिलरली जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स भी अगर आप कोई ऐसा फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। आगे के राइट्स के अंदर आर्टिकल 19(1)(a), 1(b), 1(c), 1(d) जब आप देखोगे तो आप डिटेल में देख लीजिएगा। हालांकि इतना ज्यादा पूछता नहीं है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लॉज 2 है रादर देन 3, 4, 5, 6। तो रिस्ट्रिक्शंस कैसे इंपोज किए जाएंगे, अगर मान के चलिए आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करने की बात करते हो और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी यानी कि हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा डाल सकता है, या अगर हमारे देश के किसी अन्य देश के साथ कोई रिलेशंस है, दोस्ती है, मान के चलिए इजराइल के साथ है, कुवैत के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है, उसमें बाधा डाल रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर बर्बाद कर रहे हो आप, डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्ट्रप्ट कर रहे हो, डिसेंसी या मोरालिटी के अगेंस्ट हो रहा है, आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को डिफेम कर रहे हो, किसी ऑफेंस को करने के लिए उकसा रहे हो, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, या भारत की अखंडता या संप्रभुता पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चल नहीं पाएगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी अगर वो उसको हिट कर रहा होगा। तो इसमें आप देखोगे कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कुछ ग्राउंड्स फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करें, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया 16th अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड करा, तो ये एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड था, ये चेंजेस हमने आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में करें। ये प्रीलिम्स में कभी बहुत ही इक्का बार पूछा गया, बट इट इज अ फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर। अमेंडमेंट्स हमारे सारे इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है, एक एक करके हम देख लेंगे दोस्तों। जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे आपका सवाल उठेगा, मैम कैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हैम्पर हो सकती है। जैसे अगर मान के चलिए आप कोई वायलेंस, क्राइम्स ऑफ वायलेंस कर रहे हो इसलिए कि सरकार को ओवरटर्न कर दें या ओवरथ्रो कर दें, या वेजिंग वॉर कर रहे हो, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबेलियन कर रहे हो एक्सटर्नल अग्रेशन के टाइम पे, या ऑल द अटरेंसेस इंटेंडेड ऑन कैलकुलेटेड टू हैव द अबव इफेक्ट्स, सिमिलर टाइप के इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये भी रिस्ट्रेन कर सकते हो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के नाम पे। कोई भी ऐसा सीरियस या एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर जिससे पूरी तरह से पब्लिक जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। पब्लिक ऑर्डर दोस्तों, अभी आपने देखा होगा नो वायलेंस हुई थी। अब नो वायलेंस के टाइम पे अगर आप ये बोलो कि भाई मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम जो चाहे बोलेंगे, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया था उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जगह जगह सीसीटीवी लगाइए, ये सब होना नहीं चाहिए। दिस अमेंडमेंट बिकेम नेसेसरी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापड़ के केस में
रिफ्यूज कर दिया था टू परमिट इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्री स्पीच इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो रोमेश थापड़ के केस में क्या हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन नहीं दिया कि हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ऑन द राइट टू फ्री स्पीच इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर को नहीं माना गया था, तो इसीलिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको एज अ रिस्ट्रिक्शन डाल ही दिया 19 क्लॉज 2 के अंदर। द एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर सिनोनिमस है पब्लिक पीस से, सेफ्टी से, ट्रैंक्विलिटी से। पूरे ही देश में जहां पे भी ऐसा कोई वारदात देखी जा रही है तो वहां पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, ये सरकार की भी राइट है और हर एक सिटीजन की भी ड्यूटी है कि भाई शांति रहे, राइट। चलिए आगे आइए। अब इसके बाद डिसेंसी और मोरालिटी पे हम कुछ चीजें देखेंगे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट केस आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, आई एम वेरी श्योर आईपीसी में भी पढ़ा होगा, रणजीत डी ओडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 65 का केस है दोस्तों ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऑब्सनिटी को डिटरमाइन करने का एक टेस्ट ले डाउन किया। इस केस में देखिए हुआ क्या था, बॉम्बे बुक सेलर थे, इनको प्रोसिक्यूट किया गया था आईपीसी सेक्शन 292 के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बेच रहे थे, रख रहे थे सेल के लिए वेल नोन बुक लेडी चैटरलीज लवर, एन एक्सपर्गेटेड एडिशन रिटन बाय D.H. Lawrence. The magistrate held that the book was obscene and they sentenced the appellant. तो डिसेंसी और मोरालिटी ग्राउंड पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 19(1)A है, तुरंत आपका 19(1)A नीचे, आपका रिस्ट्रिक्शन ऊपर हो जाएगा। फिर उसके बाद हिकलिन टेस्ट के बारे में, इन रेग वर्सेस हिकलिन 1868 का ये केस था जो हम लोग पढ़ते हैं आईपीसी में भी, विच इज एज फॉलोज। वेयर इस केस में देखिए कहा क्या गया, वेयर द टेंडेंसी ऑफ द मैटर चार्ज्ड एज ऑब्सीन is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences, into whose hands a publication of this sort may fall, but exception could only be made if some prepondering social purpose or profit was served by the obscene object. Applying the above principles, the court held the novel in question as obscene. इस हिकलिन टेस्ट रेग वर्सेस हिकलिन में जो था उसके वजह से इस नॉवेल को ऑब्सीन डिक्लेयर किया गया था। कहा कि अगर वो आदमी जिसके पास वो बुक मान के चलिए जा रही है, उसका दिमाग पहले से ही करप्ट है और उसको बर्बाद करेगा, रीड करके और ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। लेकिन अगर कोई भैया पब्लिक पर्पस है, बहुत ही आपका पायस मोटिव है, तो हम कह सकते हैं कि नॉवेल को पब्लिश करने दीजिए और उसको बेचने दीजिए। लेकिन अगर सोल काम ही यही है आपका कि क्राइम हो, दिमाग खराब हो, तो फायदा नहीं है, ठीक है। डिसेंसी और मोरालिटी। आगे आइए। बस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको, लेकिन कोर्ट को अगर आप इस तरह से इंसल्ट करोगे तो कोर्ट आपको पनिश करेगा एज कंटेम्प्ट, स्पोकन या प्रिंटेड रूप में भी अगर आपने किया। जैसे डीसी सक्सेना का केस था 1996 का, मेकिंग बेसलेस एलिगेशंस इन दी प्लीडिंग अगेंस्ट दिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि उन्होंने मैलिशियसली डिसमिस किया है पिटिशन और उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, ये प्लीडिंग थी, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो कि आर्टिकल 19(1)A के अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, समझ रहे हो। फिर डिफेमेशन तो आप जानते हैं आईपीसी 499 500 हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। डिफेमेटरी मैटर वो मैटर होता है जो किसी पर्सन को एक्सपोज कर रहा है, झूठ आप बोल रहे हो, आप जान रहे हो आप किसी इंसान के बारे में गलत चीज कर रहे हो। अब इसमें लाइबल और स्लैंडर दोनों चीजें आती हैं। इंडिया में दोनों चीजें पनिश्ड हैं, ओरल हो चाहे रिटन हो, लेकिन ब्रिटेन में सिचुएशन डिफरेंट है। आगे आ जाइए। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये भी ग्राउंड ऐड किया गया था, मैंने बता दिया है। ये आपका जो राइट है ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन का 19(1)G के अंदर, इसमें देखिए क्या कहा गया था। ओम प्रकाश का एक केस था 2004 का, बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये। इसमें ऋषिकेश के इर्द गिर्द, ऋषिकेश में जो म्यूनिसिपल लिमिट्स हैं डिसाइड करी गई थी, उनके इर्द गिर्द अंडे नहीं बेचे जाएंगे, उनके ऊपर बैन लगाया गया। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट के ओम प्रकाश के केस में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बैन बिल्कुल सही है, कल्चरल रिलीजियस ग्राउंड पे सही है।
फिर उसी की तरह एक और केस देखेगा, मोती कुरैशी कस्साब जमात 2006 का केस है। इसमें कहा गया कि जो काउज और काव्स जो कैटल्स होती हैं, जो दूध एक तरह से देने वाली जो कैटल्स होती हैं, उनके ऊपर बैन लगाया गया था। उनको स्लॉटर नहीं होगा, उनको काटा नहीं जाएगा। ये आर्टिकल 19(1) के वॉयलेटिव नहीं है। आर्टिकल 48 DPSP यहाँ पे प्रिवेल कर जाए। दोस्तों इसी के साथ आर्टिकल 19 हमने जो है ओवर किया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आर्टिकल 20 की ओर। दोस्तों आर्टिकल 20 की ओर, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। 3 चीजें हम पढ़ते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 3 चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। नो पर्सन, सबसे पहले देखिए लैंग्वेज समझेंगे हम, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप से समझा दूंगी, फिर आर्टिकल 20 आपसे कभी भुलाए नहीं भूलेगा, इस तरह से मैं आपको बता दूंगी। बट पहले हमें लैंग्वेज समझना जरूरी है। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 ज्यादा आपको समझने में दिक्कत आएगी, 2 और 3 आप समझ लोगे अच्छे से। 1 में देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। तो ऐसा करती हूं, मैं पहले आपको बता देती हूँ होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप जज हो, ठीक है, आपके कोर्ट में कोई मामला आया, कोई अक्यूज पर्सन आया या कोई FIR फाइल करी गई, तो मामला ट्रायल के लिए आपके पास आया है। अब आज उसको मर्डर के लिए आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, प्रूव हो गया, तो आपने उसको कन्विक्ट कर दिया फॉर मर्डर। आज दिसंबर 2024 में मर्डर के लिए XYZ सजा हम देते हैं, ठीक है। उसको जैसे ही कन्विक्ट किया गया, 1 महीने के बाद मर्डर में चेंजेस कर दिए गए, अमेंडमेंट कर दिया गया, जहां पे मर्डर की सजा फॉर एग्जांपल 10 से हमने 20 कर दी। तो क्या बैक डेट में आके, बिल्कुल सिंपली कॉमन सेंस यूज करना है हमें लॉ में, क्या हम बैक डेट में आके उस पर्सन को 20 साल की सजा देंगे क्या? ये चीज आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, ये नहीं किया जा सकता है ना। रूल अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन इट इज ऑल्सो नोन एज। अब आप समझिएगा, नो पर्सन वर्ड यूज किया गया, पहले ये दिमाग क्लियर हो जाए। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स। फोकस किस पे किया गया है? एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस। आपको IPC के अंदर चार्ज किया जा रहा है 20 दिसंबर 2014 को कि आपने मर्डर किया है। टाइम ऑफ कमीशन, आपने वो ऑफेंस कब कमिट किया गया? इस दिन कमिट किया गया। इस दिन मर्डर की क्या सजा थी? ये कहता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, ठीक है। ये बात एक हो गई। फिर ये कहता है नॉर बी, मतलब एक तो आप उसको बैक डेट पे आके सजा बढ़ाओगे नहीं, उस टाइम पे जो उसने ऑफेंस किया उसके लिए ये रूल कहता है कि भाई आज तुमने जो ऑफेंस किया है, आज इसकी ये सजा है, तुम तो भाई 10 साल के लिए अंदर जाओगे। अब तुम 20 साल करो, 30 साल करो, हमें इससे मतलब नहीं है। 1 महीने के अंदर अंदर कर दिया आपने, बढ़ा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद ये कहता है नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी। तो अभी हमने सजा की बात करी है, कन्विक्शन की बात करी है, अब हम पेनल्टी की भी बात कर रहे हैं कि हम उस पर कोई पेनल्टी भी इंपोज नहीं कर सकते हैं ग्रेटर than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense। इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर सजा बढ़ा दी जा रही है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, मर्डर मैंने कमिट किया है, 10 साल की मर्डर की सजा है, तो एट द टाइम ऑफ ऑफेंस हम कन्विक्ट भी नहीं करेंगे और हम उसको पीनलाइज भी नहीं करेंगे। 1 महीने के बाद अगर मर्डर में अमेंडमेंट करके सजा बढ़ा दी जा रही है, लेकिन अगर घटा दी जा रही है, तब दिस इन्फ्रेंस इज ड्रॉन बाय द सेकेंड स्टेटमेंट। ग्रेटर देन, पेनल्टी ग्रेटर देन इंपोज नहीं करी जाएगी, लेसर देन। 10 साल की सजा को अगर हमने कम कर दिया दोस्तों, तब क्या होगा आगे देखेंगे। आई होप
आर्टिकल 20 क्लॉज 1 दिमाग में क्रिस्टल क्लियर चमक गया होगा, चमका कि नहीं? आइए 20 क्लॉज 2 आप जानते हो, रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। एक पर्सन जिसको एक बार पनिश और प्रोसिक्यूट कर दिया, उसको दूसरी बार सेम ऑफेंस के लिए आप पनिश और प्रोसिक्यूट नहीं करोगे, ठीक? उसी सेम ऑफेंस के लिए नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। और एक बहुत ही बेसिक और जनरल रूल है दोस्तों कि इतना इजी हो जाएगा कि अगर किसी केस में, वैसे पुलिस वाले ऐसा करते हैं, बहुत खतरनाक जो है वो डराते हैं। हमारे सर बताते थे कि मतलब खाद जो होती नहीं है, प्लांट्स में जो खाद डाली जाती है, वो खाद डाले जाती थी बेली बटन में, जो तोंदी होती है इंसान की, और उसके अंदर फिर कीड़े छोड़ दिए जाते हैं। इस तरह का 3rd डिग्री टॉर्चर होता है। क्या? क्यों? ताकि आप जो है, आपको आपके अगेंस्ट बोलने के लिए मजबूर कर दिया जाए। आपको आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है या आपको पकड़ लाए कहीं से, तो आपको अपने अगेंस्ट कन्फेस कर लेना है, एडमिट कर लेना है गिल्ट। एडमिशन ऑफ गिल्ट के लिए आपको इस तरह से टॉर्चर करते हैं, क्योंकि अगर फिजिकली मारेंगे तो पता चल जाएगा, मैजिस्ट्रेट कहेगा तुमने इस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है। तो 20 क्लॉज 3 कहता है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, उसको आप कंपेल नहीं करोगे विटनेस बनने के लिए। किसके खिलाफ? अपने खुद के खिलाफ। तो 3rd डिग्री टॉर्चर यहाँ पे मना किया जाता है, प्रोहिबिटेड होता है। इसमें हम लोग बहुत सारे केसेस भी देखेंगे। आपका जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग होता है, और आपका जो वो वाला जो होता है लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चैलेंज करी गई थी एक लैंडमार्क केस में। आगे आइए दोस्तों, तो 20 क्लॉज 1 मैंने आपको बताया। 20 क्लॉज 1 देखते हैं। इट रिलेट्स टू जनरल प्रिंसिपल होता है दोस्तों ये, ऑफ एविडेंस विच प्रोवाइड्स दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन को, नो पर्सन कैन प्लीड एज डिफेंस हिज इग्नोरेंस अबाउट लॉ। हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छा सजा भी होती है इसकी, हमें तो पता ही नहीं था। आपने अगर ऑफेंस किया है उस टाइम पे आपको सजा मिलेगी। नो वन नोज व्हाट लॉज वुड बी इनैक्टेड इन फ्यूचर, बाद में क्या हो ये हमें नहीं पता है। नो वन नोज व्हाट एक्ट और कमीशन वुड बी डिक्लेयर्ड पनिशेबल इन फ्यूचर। तो करेंटली जिस लॉ को मतलब लागू है, जो लॉ इन फोर्स है, उसमें अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको कन्विक्ट किया जाएगा। कोई भी पेनल्टी ग्रेटर देन आपके ऊपर इंपोज हम नहीं करें। बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, किसी भी कानून का 1955 जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, अगर उसका हम नए तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, किसी पुराने जो कानून लॉ इन फोर्स है और अगर उसका इंटरप्रिटेशन नए तरीके से किया जा रहा है, तो क्या कोई नया ऑफेंस निकल के आएगा? क्या उसने कोई नया ऑफेंस किया ये माना जाएगा? आए दिन इंटरप्रिटेशन होता है कानूनों का। तो ये प्रिंसिपल भी आता है इसके अंदर कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें पता ही नहीं था। भाई आपने अगर कोई ऑफेंस किया है और लॉ इन फोर्स है तो आपको सजा होगी। अब लिली थॉमस का केस और सरला मुदगल दोनों का केस है। लिली थॉमस के केस में एक्सप्लेन किया गया कि सरला मुदगल के केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इस केस में इट होल्ड दैट दी सेकेंड मैरिज, मोनोगेमी हमने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रमोट करी है, और अगर कोई हिंदू हस्बैंड सेकेंड मैरिज करता है, कन्वर्ट होने के बाद इस्लाम में पॉलीगेमी है, और पहली मैरिज जो है आपने डिसॉल्व करी नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, यानी कि आपकी फर्स्ट वाइफ जो है वो प्रेजेंट है, ये इनवैलिड होगा। ये सरला मुदगल के केस में कहा गया है सेकेंड मैरिज वुड बी वॉइड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 494, बाइगमी आपने किया है, and the apostate husband would be guilty of the offense under section 494 IPC. It did not lay down any new law. कोई नया लॉ नहीं ले डाउन किया गया है। No new law having been created, Article 20 Clause 1 would have no application. आप ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने इस्लामिक लॉ के अंदर शादी कर ली और उस टाइम पे हिंदू मैरिज एक्ट मान के चलिए प्रेवलेंट था,
तो कोई दिक्कत नहीं है, मोनोगेमी हमने दूसरी इस्लामिक लॉ में कन्वर्ट हो गए। जो कन्वर्जन है वो की पॉइंट है, बीच का पॉइंट है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मोनोगेमी अलाउ करी गई ना, पॉलीगमी प्रोहिबिटेड है। तो न्यू लॉ तो कोई नहीं बनाया, हमने उसी का इंटरप्रिटेशन किया है। तो इसका मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में आप ये नहीं कह सकते हैं कि अरे हमें पता नहीं था, हम तो कन्वर्ट हो गए, हम बहुत पायस हैं, मेरे इरादे बिल्कुल नेक थे। ये वो हिंदू हस्बैंड नहीं कह सकता है, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप भले ही कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट मैरिज को हम तुरंत डिसॉल्व कर देंगे, इसमें दिक्कत वाइफ को आएगी। हस्बैंड का क्या है? हस्बैंड तो इरादा यही है ना कि फर्स्ट मैरिज मेरी डिसॉल्व हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हम कन्वर्ट हो गए। तो ऐसा अलाउ नहीं किया गया। आगे आइए, मतलब इसमें आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एप्लीकेबल यहाँ पे इस एस्पेक्ट में नहीं हुआ कि हम उसको ये अलाउ नहीं करेंगे कहने के लिए कि आपने तो नया नया इंटरप्रिटेशन दे दिया सल्ला मुद्दल के केस में कि कन्वर्जन कोई ग्राउंड नहीं है फर्स्ट मैरिज के डिसोल्यूशन का, ये अलाउ नहीं किया हमने। हम इतना जानते हैं कि आपने ये मोनोगमी का जो वैलिड ग्राउंड है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, उसको आपने प्रोहिबिट कर दिया, बाइगमी के अंदर आपको प्रोसिक्यूट किया जाए। एक और केस देखिएगा दोस्तों, ये इसमें देखिएगा क्या हुआ। द अक्यूज्ड मैनेजिंग एजेंट्स थे कंपनी के, दे कमिटेड एन ऑफेंस इन 1947। उन्होंने एक ऑफेंस कमिट किया 1947 में। सब्सिक्वेंटली ध्यान रखिएगा 47 में करा, 49 में क्रिमिनल लॉ स्पेशल कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को उसने अमेंड कर दिया। अमेंडेड लॉ enhanced the penalty for the offenses committed under the act by an additional fine to be equivalent to the amount of money। कितना फाइन इंपोज किया जाएगा? equivalent to the amount of money found to have been procured by the offender through the offense committed by him। It was held that the enhanced punishment prescribed by the amendment which came into force could not be imposed on the accused for the offense committed in 1947। 47 में उसने ऑफेंस किया था ना, 49 में अमेंडमेंट कर रहे हो, हम नहीं कर सकते हैं इसको इम्पोज उसके ऊपर। 20 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स द एनहांसमेंट ऑफ द पनिशमेंट और पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस रिट्रोस्पेक्टिवली। रूल अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोविजन। आगे आइए दोस्तों, फिर उसके बाद subsequent penalty to the commission of offense, it prohibits the enhancement of punishment or penalty subsequently। कहता है no person shall be subjected to a penalty greater than। मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर कोई beneficial act है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 prohibits the imposition of enhanced penalty or punishment but it does not bar any reduction in the punishment। 47 में अगर उसने ऑफेंस किया है, 49 में आप कह दो कि उस टाइम पे 10 साल सजा थी, अब हम 5 साल सजा कर रहे हैं, तो वो अगर प्ली करेगा कोर्ट में कि मिलॉर्ड सजा कम हो गई, अब हमें कंसिडर कर लीजिए, कोर्ट चाहे तो उसकी सजा को कम कर सकता है। रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1965 सुप्रीम कोर्ट। अक्यूज्ड वाज अ बॉय ऑफ 16 years of age। He was convicted for committing the offense of house trespass, outraging the modesty of a girl। While the accused was undergoing the sentence of imprisonment, an act came into force which provided that a person below age of 21 साल should not be ordinarily be sentenced to imprisonment। होना ही नहीं चाहिए। The accused pleaded that he might be given the benefit of the act। Supreme Court ने कहा ex post facto laws which was beneficial, please do not forget this case law। ex post facto laws which was beneficial to the accused did not fall within the prohibition of article 20 clause 1। यानी कि अगर बेनिफिट हो रहा है तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंदर प्रोहिबिटेड नहीं है, क्योंकि पेनल्टी ग्रेटर देन बोला गया, लेसर देन नहीं बोला गया है। ये रतन लाल का केस लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी केस है ये। फिर दोस्तों डबल जियोपार्डी के एस्पेक्ट में क्लॉज 2 बात करता है डबल, ये तीनों चारों पॉइंट्स याद रखिएगा। डबल जियोपार्डी, द क्लॉज लेज डाउन नो पर्सन, क्लॉज आपको मेंशन करना होगा। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल आप पहले पॉइंट में भी लिख सकते हो। नो वन शुड बी पुट इन जियोपार्डी ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, नेमो डेबिट विक्सारी प्रो उना एट एडन कॉजा, पूरा लैंडमार्क मैगजिम है। अ मैन मस्ट नॉट बी पुट ट्वाइस इन पेरिल फॉर द सेम ऑफेंस। अगर कोई पर्सन कन्विक्ट किया गया है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा
कन्विक्शन एक बार की तरह लग जाता है कि फर्दर क्रिमिनल प्रोसीडिंग सेम ऑफेंस के लिए उसके ऊपर नहीं होगी। चारों पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये प्रोटेक्शन जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का है, ये आपको तभी मिलेगा जब कोई ऑफेंस के लिए यहाँ पे उसको अक्यूज किया गया हो और उसको पहले प्रोसिक्यूट कर दिया गया हो जुडिशियल कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा। प्रोसिक्यूशन का मतलब किसी प्रोसीडिंग का शुरू हो जाना, क्रिमिनल इन नेचर बिफोर अ कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल। एक बात बताइएगा, क्या इसके अंदर सिविल केसेस भी आते हैं? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर सिविल केसेस भी आते हैं। केस देखिएगा, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953 का केस है। एपेलेंट जो था वो सिटीजन ऑफ इंडिया था, ब्रॉट फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री सम गोल्ड विदाउट मेकिंग अ डिक्लेरेशन एंड प्रोसिक्यूशन स्टार्टेड अगेंस्ट हिम। लॉ के अंदर कोर्ट ने यहाँ पे कहा सी कस्टम्स अथॉरिटीज वर नॉट कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल एंड adjudging or of confiscation under the Sea Customs Act did not constitute a judgment or an order। माना नहीं कोर्ट ने। The proceeding taken before the Sea Customs Authority did not amount to prosecution। यही चीज मैंने आपको बता दी। Under the Foreign Exchange Regulation Act was the first prosecution not barred by Article 20 Clause 2। इसको डिटेल में भी देखना चाहें देख लीजिएगा, मकबूल हुसैन का केस। फिर उसके बाद सेक्शन 300 इन सीआरपीसी, सेक्शन 300 इन सीआरपीसी बीएनएसएस के अंदर आप इसको लिंक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, अच्छा आर्टिकल सेक्शन 300 के अंदर भी सेम बात करी गई है, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट दोनों के बाद। ठीक है, कन्विक्टेड और एक्विट कर दिया है सेम ऑफेंस के लिए, अब आप उसको ट्राई नहीं करेंगे। बाकी इसके अंदर इलस्ट्रेशंस भी बहुत सारे दिए गए, इसको आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 पे आ जाते हैं। क्लॉज 3 कहता है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड, कंपल्जन नहीं होगा उसके ऊपर कि आप अपने खिलाफ विटनेस बने। अब जैसे आप पूरा कन्फेशन से रिलेटेड जब आप लॉ देखेंगे सीआरपीसी के अंदर, तो किस तरह से हमने अक्यूज्ड ओरिएंटेड उसको बनाया है कि बार बार जज पूछेंगे कि वॉलंटरी है, अपनी स्वेच्छा से आप दे रहे हो, आप कन्फेस कर रहे हो अपने जो भी आपने ऑफेंस किया है क्राइम को, कहीं आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, कहीं आपको मारा पीटा तो नहीं गया है। तो ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 कहीं ना कहीं इसको इनिशिएट करता है। क्लॉज बेस्ड है नेमो टेंटेटुर प्रोडेरे अक्यूसारे सेपिसम विच मीन्स नो मैन इज बाउंड टू अक्यूज हिमसेल्फ। प्रोटेक्शन कुछ ही केसेस में अवेलेबल होगा, जैसे कि एक्यूजेशन होना चाहिए किसी ऑफेंस का और कंपल्जन होना चाहिए। इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच कंपल्जन रिजल्टिंग इन गिविंग, ऐसा कंपल्जन हुआ है। देखो इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है और कई मतलब टेढ़े टेढ़े लोगों को सीधा किया गया है और सच में उन्होंने अपना वाकई में उन्होंने वो ऑफेंस किया होता है, रेप किया होता है, मर्डर किया होता है, मजबूत होते हैं, अपने इरादे बहुत मजबूत नहीं बताएंगे। ऐसा कंपल्जन हुआ हो कि आपने अपने खिलाफ दे दिया, आपने नहीं किया है लेकिन तब भी आपको देना पड़ रहा है, तब जाके आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अट्रैक्ट होता है, ये प्रूव हो जाता है। ये ना सोचिएगा कि ये पता कैसे चलता है कि उसी ने ऑफेंस किया है, वो बोलेगा और फिर सर्कमस्टांसेस प्रूव करते हैं। आगे आइए, अब जैसे मैंने आपको केस बताया था, नंदिनी शतपथी का केस है और एक काथी कालू ओंगट का केस। नंदिनी शतपथी का केस है 78 का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 160 सीआरपीसी का जो महिला को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए जो प्रोविजन ले डाउन किया गया है, विच बार्ड द कॉलिंग ऑफ विमेन टू अ पुलिस स्टेशन वॉयलेटेड, इस केस में वॉयलेट किया गया, उसको बुला लिया गया था। द बैन ऑन सेल्फ एक्यूजेशन एंड द राइट टू साइलेंस, हमारे पास चुप रहने का भी तो अधिकार है। आप इन्वेस्टिगेट अपना काम करो ना, मार पिटाई करके कैसे काम आसान कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन करो, सबूतों की बिना पे आप करो प्रूफ। तो साइलेंट रहने का भी अधिकार है। So while an investigation or trial was underway, the court viewed extended beyond that case and protected the accused in regard to other offences pending or imminent, which might deter him from voluntary disclosure of criminatory matter. It follows that the protection contained in Article 20 Clause 3 is also available at the stage of, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे भी अवेलेबल हो। ठीक है, ये आपको मिला हुआ है, इट इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड दैट केस एंड प्रोटेक्टेड अदर ऑफेंसेस के अंदर भी आपको मिला हुआ है।
काथी कालू ओंगड के केस में सेल्फ इंक्रिमेशन कहा गया मस्ट मीन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन द पर्सनल नॉलेज ऑफ द पर्सन गिविंग द इंफॉर्मेशन। मेरी नॉलेज, मेरी पर्सनल नॉलेज आप मार पिटाई करके मुझसे ले रहे हो। इट फॉलोज दैट गिविंग थंब इंप्रेशन फुट पाम का या राइटिंग में एक्सपोज कर रहे हो बॉडी बाय वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन आर नॉट कवर्ड बाय द एक्सप्रेशन टू बी अ विटनेस अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, यानी कि थंब इंप्रेशन वगैरह देना अलाउड है। आगे आइए, इसमें ब्रेन मैपिंग वगैरह सब कुछ इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था। मतलब ये चेक किया जाएगा कि क्या उससे कुछ सब्सटेंटिव निकल रहा है, क्या कुछ सब्सटेंटिव वाकई निकल के आ रहा है, और बिना उसकी मर्जी के अगर आप उसका पॉलीग्राफ या उसका आप ऐसे टेस्ट कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। आगे आइए, अब हम लोग आ जाते हैं हम सबके फेवरेट आर्टिकल 21 के ऊपर। 21 का एम्बिट स्कोप बहुत ज़्यादा दोस्तों वाइड है, और आर्टिकल 21 हालांकि आप देखिएगा फाउंडेशन बैच पे लॉ वाला पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने कवर किया है, ऑल दी केसेस वी हैव डिस्कस्ड, बट हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो द ब्रीफ बेसिक्स, बस उतना जान लीजिए बहुत है। तो आर्टिकल 21 पहले आप ये जान लीजिए 14, 21 और 19 लिंक्ड है। अभी हम देखेंगे मेनका गांधी के केस में कैसे कहा गया उसको, ये गोल्डन थ्रेड से पिरोए हुए हैं ये सारे आर्टिकल। कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। जो स्कोप है वो आए दिन केसेस के माध्यम से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। हमने राइट टू प्राइवेसी केस पुट्टस्वामी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं 2018, 19 देन मैनी अदर केसेस ऑल्सो। बहुत सारा जुडिशरी जो है लिबरल इंटरप्रिटेशन करती है आर्टिकल 21 को। इस एस्पेक्ट में भी याद रखिएगा कि आर्टिकल 21 के अंदर किसी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ? इस टर्म का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, इस टर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? जो कानून पास किया गया, पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास किया गया वही प्रोसीजर है जो कि कानून के द्वारा स्थापित है हमारे देश के अंदर। इसके विरुद्ध एक शब्द हम लोग और पढ़ते हैं, एक फ्रेज हम लोग और देखते हैं जो हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, विच इज नोन एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इसके ऊपर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इतनी मोटी किताब भी छप सकती है, आपको सच बताऊं। लेकिन जब हमारे इंडिया में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो मैंने आपको बताया था सर BN राव के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे, वो गए सब जगह और USA में उन्हें बताया गया। बहुत सारे ऐसे जुडिशरी, बहुत सारे ऐसे जजेस थे, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, जिन्होंने उनको यहाँ पे बताया ये चीज़ें। आपको सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स में मिलेंगी कि डोंट पुट द फ्रेज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर द पर्सनल लिबर्टीज राइट। उसमें कहा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मत डालना। कोई चीज़ ड्यू क्या होती है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस क्या होता है लॉ का? ड्यू प्रोसेस वो प्रोसेस है जो कि कोर्ट्स निर्धारित करते हैं, कोर्ट्स डिसाइड करते हैं किसी केस के हिसाब से क्या कानून होगा या क्या लॉ सेटल हो रहा है। जस्टिस करने में ये कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन द केसेस कम बिफोर द कोर्ट। तो कहा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी पावरफुल होता है, कहा वो मत रखना। आप किसी भी पर्सन को पर्सनल लिबर्टी दोगे, है ना, पर्सनल लिबर्टी रहेगी, उसके पास लाइफ का राइट रहेगा, तो आप उसका स्कोप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है जुडिशरी, अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डालोगे आर्टिकल 21 में। तो इसीलिए उसको हमने मना कर दिया था और हमने डाला PEL, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कि जो पार्लियामेंट कहेगा वही रूल ऑफ लॉ है। और अगर उसके विरुद्ध आप कह रहे हो कि मेरे पास राइट टू लाइफ है या पर्सनल लिबर्टी है, तो उसको दबा दिया जाएगा। भाई ठीक बात है, हमने डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में।
फिर उसके बाद इतने सारे केसेस आए, देखिए हमने केशवानंद भारती केस के बाद बहुत सारी चीज़ें मजबूत हो गई कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको मैं सच बता दूं, करंट सिचुएशन ये है कि करेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स है हमारी, जो भी पर्सनल लिबर्टी या लाइफ की राइट है, हमने कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस की तरफ शिफ्ट ले लिया है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ सिर्फ किताबी कीड़े में मतलब किताबी में ही आपको मिलेगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टेक्स्ट। एक्चुअल में प्रैक्टिस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ चुका है। बस इतना अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमने जुडिशरी का स्कोप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया आर्टिकल 21 के मामले में। पर्सनल लिबर्टी पे आ जाइए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द वर्ड लिबर्टी एंड गिव्स इन अ वेरी वाइड मीनिंग। इट टेक्स विद इन ऑल फ्रीडम्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी को क्वालिफाई किया गया है बाय द वर्ड पर्सनल। ए.के. गोपालन केस में रिस्ट्रिक्टिव एप्लीकेशन दिया था, याद रखिएगा। कहा ए.के. गोपालन का केस पहला केस था जो हम लोग पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं, इंटरप्रेट किया गया था यहाँ पे। तो इस केस में कहा गया पर्सनल लिबर्टी इज कन्फाइंड टू फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन और फिजिकल रिस्ट्रेंट। फिजिकलिटी पे बहुत बात करी गई। फॉर द फर्स्ट टाइम मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पर्सनल लिबर्टी वाज टेकन अप। खड़क सिंह के केस में भी 1963 में। इस केस में कहा गया पर्सनल लिबर्टी इज नॉट कन्फाइंड टू फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट और फ्रीडम फ्रॉम कन्फाइनमेंट विद इन द बाउंड्स ऑफ अ प्रिजन। और कहा इट इंक्लूड्स विद इन इटसेल्फ ऑल वेराइटीज ऑफ राइट्स। सभी कुछ आता है पर्सनल लिबर्टी के अंदर ऑफ अ मैन अदर देन दोज डेल्ट विद इन आर्टिकल 19(1). पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में और पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 19(1) में है, ये दोनों ही एक तरह से कनेक्टेड है। खड़क सिंह में कहा कि आप अगर लिमिट कर दे रहे हो तो ठीक नहीं है, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। इज नॉट कन्फाइंड टू फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट और फ्रीडम फ्रॉम कन्फाइनमेंट विद इन द बाउंड्स ऑफ अ प्रिजन एंड कहा है कि इट इंक्लूड्स विद इन इटसेल्फ ऑल द वैराइटीज ऑफ राइट्स विच गो टू मेक अप द पर्सनल लिबर्टीज ऑफ अ मैन अदर देन दोज विच आर डेल्ट इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1। 19 क्लॉज 1 के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आगे आई। खड़क सिंह के केस को किस केस में ओवररूल किया गया बताइएगा। ए.के. गोपालन केस एक और एस्पेक्ट में देख लीजिएगा। इन दिस केस द प्राइम क्वेश्चन वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ एंड इन दिस केस द वैलिडिटी ऑफ पीडी एक्ट 1950 वाज आल्सो चैलेंज्ड। द सुप्रीम कोर्ट इन गोपालन्स केस हैज इंटरप्रेटेड द टर्म प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ as there must be a law, there must be a procedure and the procedure should be followed। इसका इम्प्लीकेशन ये था कि आर्टिकल 21 क्या निकल के क्या आया है के गोपालन के केस के बाद, इज अ गारंटी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव। बहुत जरूरी है, ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा आपसे मेंस में, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 इज अ गारंटी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन ओनली, क्योंकि हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ कहा है, पार्लियामेंट की पावर ज्यादा है। एंड नॉट अ गारंटी अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज। लेजिस्लेटिव बॉडीज को आर्टिकल 21 के बाहर करने की कोशिश थी एक गोपालन केस में। एंड प्रोवाइड्स नो प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी अगेंस्ट अ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटिव एक्शन। कहा सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन ही चैलेंज, कोई एग्जीक्यूटिव सरकार ने कोई ऑर्डर पास कर दिया वो सब चैलेंज करो, लेकिन किसी कानून के खिलाफ मत बोलना, क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ है इंडिया में। और पीडी एक्ट को चैलेंज भी किया गया था यहाँ पे। आगे आइए। मेनका गांधी के केस में हमने थोड़ा सा वक्त बदला, जज्बात बदले। कुछ पासपोर्ट एक्ट के सेक्शंस को यहाँ पे चैलेंज किया गया था। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन से एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी मिल रही थी टू इम्पाउंड समबडीज पासपोर्ट इफ द एग्जीक्यूटिव थिंक्स नेसेसरी। उसको जरूरी लगता है कर सकता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी, ये सब ग्राउंड्स पे। In this case, passport of the appellant was impounded by the government, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, और रिट फाइल करी गई, इसको चैलेंज किया गया। इसमें इशू रेज किया गया था द पासपोर्ट ऑफ द एप्लेंट वाज इम्पाउंडेड विदाउट गिविंग एनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। हमें भाई ऑडी अल्टर पार्टम फॉलो नहीं हुआ। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन, ध्यान रखिएगा, certain important propositions article 14, 19, 21 are not mutually exclusive। कुछ अलग अलग नहीं है। It may be said that the law prescribing procedure for depriving a person of personal liberty requirements आर्टिकल 19 की भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा, और आर्टिकल 14 को भी तो फॉलो करो। आप कह रहे हो 21 है खाली, 14 को भूल गए, इक्वालिटी नहीं है उसके पास, उसको बोलने का अधिकार नहीं है क्या? वो भी तो है। जस्टिस कृष्ण अय्यर थे यहाँ पे, उन्होंने कहा
नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स इज एन आइलैंड इन इटसेल्फ। आपका वो आर्टिकल 21 ही है, खाली सारे कनेक्टेड हैं विथ ईच अदर, नॉट दे आर नॉट सेपरेट आइलैंड्स, अलग अलग नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा ये वही केस है जिसमें कहा गया अ लॉ टू बी एप्लीकेबल। अगर आप कह रहे हो कि लॉ लागू करा जा रहा है तो भाई उसको जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना पड़ेगा। इट वॉज दिस केस, मेनका गांधी का केस। और इसमें भी ये भी कह दिया, इसको भी ओवरटर्न कर दिया गया था, इस पार्ट को AK गोपालन के। कहा कि एग्जीक्यूटिव एक्शन पे नहीं, लेजिस्लेटिव एक्शन पे भी हमें यहाँ पे राइट है चैलेंज करने की उसको। अभी तो यहाँ पे पासपोर्ट एक्ट को चैलेंज किया था। आगे आइए, फिर मैंने प्राइवेसी आपको बता दिया, केस पुट्टस्वामी का केस है। और यहाँ पे आधार को भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द आधार आफ्टर रीडिंग डाउन एंड स्ट्राइकिंग डाउन सर्टेन प्रोविजंस को हमने स्ट्राइक डाउन करा था। दोस्तों ये आपको पूरा लिस्ट है केसेस की, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिएगा। राइट टू लाइवलीहुड शेल्टर चमेली सिंह के केस में, अडल्ट्री जोसेफ शाइन, होमोसेक्सुअल एक्ट नवतेज सिंह जौहर, राइट टू हेल्थ, और इसमें सुप्रिया चक्रवर्ती का केस सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड, परमानंद कटारा, रामलीला मैदान, नीरजा चौधरी, अरुणा शॉनबॉक का केस बहुत ज़रूरी केस है ना, फ्री विल, लिविंग विल। इसके बाद कॉमन कॉज का भी ऐड कर लीजिएगा, कॉमन कॉज 18, कॉमन कॉज 2023, फिर फ्री लीगल एड, स्पीडी ट्रायल, फिर जोगेंद्र कुमार का लैंडमार्क केस CRPC में हमने बहुत पढ़ा है। फिर उसके बाद रूदल शाह पहला केस था जहाँ पे कॉम्पनसेशन हमने दिया आर्टिकल 21 के वॉयलेशन में, सेक्सुअल विशाखा का केस वी ऑल नो। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा ये कुछ केसेस मैंने डाल दिए हैं दोस्तों फॉर दी दिस थिंग, योर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो केसेस है ये भी पूछे जाए, जैसे मुरली एस द्वारा स्मोकिंग को मना करा गया, MC मेहता के सारे केसेस आप ध्यान में रखिएगा, ताजमहल से रिलेटेड, CNG से रिलेटेड, फिर सुभाष कुमार का केस है पोल्यूशन ऑफ वाटर और एयर से रिलेटेड। इन्वायरमेंटल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, इसमें पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स भी पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी हो जाता है। देखिए थोड़ा सा अपना एक्सपोजर बढ़ाइए पढ़ाई के मामले में। फिर दोस्तों आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हम देते हैं सभी चिल्ड्रन को 6 to 14 ईयर्स। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में तो हमने ऐड कर दिया था, लेकिन ये इफेक्ट में आया था इससे, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कंप्लीट एजुकेशन एक्ट 2009। इससे पहले हम आर्टिकल 45, ये मुझसे LLM में पूछी गई बात थी वाइवा में कि आर्टिकल 21A तो हमने 2002 में डाला है, तो क्या उससे पहले हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते थे, हम आर्टिकल 45 से गवर्न होते थे। ठीक है, ये आर्टिकल 21A ध्यान रखिएगा। उन्नी कृष्ण का केस है, बहुत सारे केसेस हैं इसमें, बताइएगा तो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। फिर उसके बाद आर्टिकल 22 आता है दोस्तों। आर्टिकल 22 में आप देखोगे 7 क्लॉजेज हैं, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 22 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये 3 या ये 4 क्लॉजेज जो है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कहता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी। इसमें 4 राइट्स निकल के आती हैं, यानी कि आपको रैंडमली अगर आप मंदिर के बाहर खड़े हैं, आपको कोई पकड़ने के लिए आएगा तो आपके पास अधिकार है कि आपको ग्राउंड्स बताए जाएं कि आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, आपको कंसल्टेशन का अधिकार दिया जाए और एक लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाए जो आपको डिफेंड करेगा, और साथ ही आपको इन्फॉर्म करने का भी अधिकार है कि आप अपने जानने वाले को इन्फॉर्म कर दें कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। फिर दूसरी चीज, एवरी पर्सन हु इज, पर्सन वर्ड यूज किया गया है, सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया गया है। अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देता है। क्लॉज 2 कहता है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। ये भी राइट है आपका। कौन से CRPC के सेक्शन से या BNSS के सेक्शन से लिंक करना है देख लीजिएगा। नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी, जर्नी का टाइम यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। क्लॉजेज 1 क्लॉजेज 2 तो हमने दे दिए सबको, लेकिन क्लॉजेज 1 और क्लॉजेज 2 किसको नहीं अवेलेबल होंगे, किनको ये राइट्स नहीं अवेलेबल होंगे दोस्तों,
वो पर्सन जो कि हमारे देश में है और वो जिस देश को बिलोंग करता है उससे हम वॉर पे हैं, यानी कि वो एनिमी एलियन है हमारे लिए। तो अगर वो एनिमी एलियन है वो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्लॉज 2 का राइट नहीं क्लेम कर पाएगा। और अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर उसको हमने डाला हुआ है, उसको उसके अंदर वो अक्यूज्ड है या अरेस्टेड है या डिटेन्ड है, उसको भी हम ये राइट्स नहीं दे सकते ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने के, लीगल प्रैक्टिशनर देने के और मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के। ये राइट्स उसके पास नहीं होते हैं, ये हम सबके पास राइट्स हैं। अगर आप पीडी लॉज के अंदर नहीं डिटेन किए गए हो तब आपके पास ये राइट्स हैं, जनरल वे में आपके पास ये राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। फिर इसका क्लॉज 4 कहता है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन दोस्तों कब तक की आप कर सकते हो, किसी को डिटेन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर अगर वो है या एनिमी एलियन है, तो यहाँ पे दिया गया है 3 महीने का टाइम पीरियड। सिर्फ 3, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है, 3 मंथ्स के लिए ही आप उसको डिटेन कर सकते हो। लेकिन क्या कोई ऐसी सर्कमस्टांस है जिसमें 3 महीने के बाद भी आप उसको डिटेन कर सकते हो? तो हमने क्या देखा, क्लॉज 1 में हमने ये देखा कि आप उसको ग्राउंड्स बताओगे, आप उसको कंसल्ट करने का अधिकार दोगे और आप उसको इंफॉर्मेशन देने का अपने नियरेस्ट जो भी क्लोज रिलेटिव है उनको बताने का। फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करोगे एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी, और उसके टाइम पीरियड के बियॉन्ड आप उसको डिटेन नहीं कर सकते हो बिना मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के। क्लॉज 3 में हमने देखा क्लॉज 1 और 2 हम किसको नहीं दे पाएंगे, एनिमी एलियन को, और पीडी लॉज के अंदर जो अंदर अरेस्ट या डिटेन किया गया उनको हम दे नहीं पाएंगे। क्लॉज 4 कहता है कि पीडी लॉज के अंदर हम उसको डिटेन कर रहे हैं, कितने महीने के लिए कर सकते हैं, 3 महीने के लिए कर सकते हैं। लेकिन क्या 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं? जी हाँ, 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं। अब इसमें पूरे एडवाइजरी बोर्ड का गठन करने की बात करी गई है। कोई एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन जिनको जजेस ऑफ हाई कोर्ट की तरह क्वालिफाइड हैं वो अपॉइंट होने के लिए। उन्होंने बता दिया है कि भाई 3 महीने एक्सपायर होने से पहले बता दिया है कि उनको लगता है कि डिटेंशन हम एक्सीड करेंगे। फिर इसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है कि नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड 3 months प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 7। अब यहाँ पे क्लॉज बी में देखिए पार्लियामेंट की कुछ पावर दी गई है, ये भी देख लेंगे। Such a person is detained in accordance with the provisions of any law made by the parliament in clauses A and B of clause 7। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड ने बता दिया है अगर तो व्हेन अ पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर एज सून एज मे बी कम्युनिकेट करेगा कि भाई आपके लिए आपके अगेंस्ट ये ऑर्डर हो रहा है। When any person is detained in pursuance of an order made under any law provided for preventive detention, अथॉरिटी जो ऑर्डर कर रही है वो बताएगी, आपको कम्युनिकेट करेगी कि आप इस पीडी लॉज के अंदर फंसाए, मतलब आपको हम अंदर कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। एंड शाल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्या उन पीडी लॉज के अंदर जो डिटेन किए गए उनके पास भी राइट है? जी हाँ, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करने का अधिकार उनको दिया गया है। लेकिन क्लॉज 5 के अंदर जो आपने रिप्रेजेंटेशन का अधिकार, अपनी पक्ष रखने का अधिकार दिया है, वो हम तब नहीं देंगे अगर वो बंदा जो है पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ उसको डिस्क्लोज करेंगे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाएगा। तो ये हमें पता लगता है क्लॉज 6 से। क्लॉज 7 कहता है पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, जिसमें वो बताएगा कि कौन कौन से केसेस जो हैं उनको लॉन्गर पीरियड के लिए हम डिटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन। तो ऐसा अगर बनाया गया तो एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है। इस क्लॉज में डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर क्लॉजेस बी ऑफ क्लॉज 7, यानी कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया हुआ उसमें मान के चलिए पार्लियामेंट ने कहा है इनको 5 महीने के लिए डिटेन करो, तो एडवाइजरी बोर्ड उनको 6 महीने के लिए डिटेन नहीं कर सकती है। सी कहता है द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड, इसके लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो ये 6-7 क्लॉजेज हैं आपके, ये 4 मैंने आपको बता दिए। 5वें में दिया गया, ये 4थे में एडवाइजरी बोर्ड के गठन की बात करी गई है। 5वें में कहा गया है कि आप उसको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दीजिएगा, अपना पक्ष रखने का अधिकार दीजिए। उसको पक्ष रखने का अधिकार तब नहीं दिया जाएगा जब
उसको डिस्क्लोज करेंगे फैक्ट्स तो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। साथ में पार्लियामेंट की पावर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों आर्टिकल 22 भी हमने ओवर कर लिया है। 2 आपके मेंस के क्वेश्चन डाले हैं। आर्टिकल 19 स्टैंड्स एज अ बीकन चैंपियनिंग द इंडिस्पेंसिबल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। एक्सप्लेन आर्टिकल 19 इंक्लूडिंग ऑल 6 राइट्स गारंटीड अंडर इट। तो ये आपको बताना है। उसके बाद डिस्क्राइब द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वेदर डेथ सेंटेंस इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, हाउ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड बाय आर्टिकल 21 मे बी कर्टेल्ड। ध्यान रखिएगा एक बात का कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1A हमने आज अच्छे से डिस्कस किया है, और कल की क्लास में जो आपको कल की क्लास मिलने वाली है जहां पे हम फ्रीडम अगेंस्ट एक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ने वाले हैं, वहां पे मैं आपको आर्टिकल 19 1B से लेकर के आर्टिकल 19 1G मैं आपको करा दूंगी। 10 मिनट का टाइम लगेगा। ये हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। बाकी आर्टिकल्स हमने कर लिए हैं। तो 19, 20, 21, 21A एंड 22 जहां पे अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, ये आपके एजुकेशन की बात करता है, ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ये 3 राइट्स ले डाउन करता है, रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और यहाँ पे हमने स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखा है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में राइट्स जो आपको दी गई हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी क्लियर कर दूंगी। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप यू लव टुडे सेशन बिकॉज आई लव्ड इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, कीप स्टडिंग, गुड बाय गाइस।